तुम्हें आशा याद है, जिसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे तुम? एक बार भी पलटकर नहीं देखा था कि मैं जिंदा हूं या मर गई। राहुल सोचते सोचते घर के सामने आ पहुंचा। एक नजर कुत्ते वाले घर की तरफ डाली, फिर सामने इमली के पेड़ को नीचे से ऊपर तक ऐसे घूरा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और घर का नंबर देखा, 204। मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसी उलझन में दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ सब्जी भाजी नहीं लाए? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं लिया। सोच रहा हूं आज बाहर ही कुछ खा लूं, कल देखूंगा। मास्टर जी, एक बात पूछूं? जी, पूछिए। ये जो घर है ना, बाहर जब मैंने लोगों से कहा कि मैं 204 नंबर वाले घर में रहता हूं, तो उनका रिएक्शन कुछ अजीब था। कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा था। आप जानते हैं इस घर के बारे में कुछ? मैं भी बस 1 महीने से ही आ रहा हूं यहां, ज्यादा तो नहीं जानता इस घर के बारे में, लेकिन हां, कुछ बातें महसूस जरूर हुई हैं। कभी कभी लगता था कि इस कमरे में सिर्फ मैं नहीं हूं, कोई और भी मौजूद है, जबकि मैं यहां हमेशा अकेले ही काम करता हूं। एक बार मैंने उमेश साहब से भी ये बात की थी। उन्होंने भी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोले, अरे कुछ नहीं, वहम होगा आपका। लेकिन खैर, आप चाहो तो एक बार खुद उनसे बात कर लेना। थोड़ी देर बाद मास्टर जी उठे और बोले, चलिए, आज का काम हो गया, अब निकलता हूं, कल मिलेंगे। जाते जाते उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा रुमाल निकाला। उसमें कुछ लपेटा हुआ था, एक सूखा हुआ नींबू। इसे अपने पास रखिएगा, इससे कोई बुरा साया पास नहीं आएगा, और डरिए मत, ज्यादा कुछ नहीं होता। वैसे भी उमेश साहब कह रहे थे कि आप फिल्म में काम करते हैं और भूत प्रेत की पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस आपके काम ही आएगा, फिल्म में डाल देना। राहुल हंसते हुए बोला, जी मास्टर जी। अच्छा, खुदा हाफिज। मास्टर जी चले गए। घर में अब फिर वही सन्नाटा था। राहुल अकेला बैठा सोचने लगा। इतनी सारी बातों के बाद अब उस कमरे में कुछ तो अजीब लगने लगा था। हालांकि वो खुद भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब कुछ तो था जो मन को विचलित कर रहा था। हल्की थकान थी और दिमाग में कई बातें घूम रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा हो। बाहर से गाड़ियों की आवाज जो आती रहती थी, वो भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा घर जैसे साउंड प्रूफ हो गया हो। माहौल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल वैसा सन्नाटा जैसे कोई रिकॉर्डिंग बंद कर दी हो। राहुल की आंखें भी भारी होने लगी थीं। उसे लगा कि शायद नींद आ रही है। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, जैसे कहीं नल से पानी टपक रहा हो। वो चौंका। उसे तो साफ याद था कि बाहर जाने से पहले खुद नल बंद किया था। फिर ये आवाज। उठकर धीरे धीरे देखा, किचन में गया, बाथरूम चेक किया, सब कुछ ठीक, कहीं भी पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, अब और साफ। उसने ध्यान से सुना तो समझ में आया कि आवाज एक बंद दरवाजे के अंदर से आ रही है। उसे याद आया, जब पहली बार आया था तो इस कमरे का दरवाजा बंद था। उसने खोलने की कोशिश भी नहीं की थी। तब शायद ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें भी एक रूम है, लेकिन अब वो दरवाजा जैसे उसे खींच रहा था, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस दरवाजे के सामने खड़ा रहा बहुत देर तक। अब बाहर अंधेरा भी छाने लगा था और घर के अंदर भी। राहुल ने लाइट ऑन की और आखिरकार हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके पैरों को ठंडा ठंडा महसूस हुआ। नीचे देखा तो पूरा फ्लोर पानी से भीगा हुआ था। घबराते हुए वो सीधा अंदर के बाथरूम की तरफ भागा।
देखा कि नल पूरी तरह खुला हुआ था और पानी बह रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? जब से मैं आया हूं इस कमरे में तो गया ही नहीं। फिर ये किसने खोला? अब राहुल की घबराहट बढ़ने लगी थी। जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया। सामने ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया, चुपचाप, अकेला। सोचते सोचते जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने फोन उठाया और उमेश को कॉल लगाया। भाई, तू कब आ रहा है, बताना, राहुल ने पूछा। उमेश ने जवाब दिया, अरे यार माफ कर दे भाई, आज भी नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कोशिश की थी लेकिन गांव में हूं। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। कल शाम तक पक्का आ जाऊंगा। राहुल ने सांस ली और बोला, ठीक है, पर तुझे पता है यहां अजीब अजीब चीजें हो रही है। मास्टर जी भी बोले थे कि उन्हें भी एहसास होता था कि घर में कोई और भी रहता है। और अब ये पानी के नल का अपने आप चलना, बाहर की कोई आवाज अंदर ना आना, कुछ तो गड़बड़ है। उमेश हंसने लगा। अबे तू भी ना, खुद भूत की फिल्म बनाने का सोच रहा है और खुद ही डर रहा है। चल एक बात और बता देता हूं, डरने के लिए एक्स्ट्रा मसाला दे रहा हूं। तू जानता है इस घर में हुआ क्या था? क्या? राहुल ने पूछा। यहां एक कपल रहा करता था। एक दिन अचानक दोनों गायब हो गए। गायब? हां, ऐसा सबको बताया गया, पर असल में उस रात इस घर में आग लग गई थी। किसी को नहीं पता कि वो लोग जिंदा बचे या नहीं। हाउस ओनर के पास से पैसा खाकर पुलिस ने केस दबा दिया। अब लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा इस घर में भटक रही है। राहुल चुप हो गया। उमेश फिर बोला, और सुन, जिस बाथरूम को तूने बंद किया ना, उसके ऊपर जो स्टोर जैसा है, वहां कुछ जले हुए कबाड़ फर्नीचर है। शायद तुझे वहां से कोई आइडिया मिल जाए तेरी फिल्म के लिए। चल भाई, कल पक्का मिलते हैं। फोन कट गया, लेकिन राहुल अब भी उसी कुर्सी पर बैठा था, चुपचाप, और पूरे घर में वही सन्नाटा गूंज रहा था। रात के करीब 8 बज रहे थे। अचानक उसने मन में सोचा, चलो डिनर का कुछ इंतजाम कर लाता हूं। बाहर की गली सुनसान थी। जाते जाते उसकी नजर इमली के पेड़ पर पड़ी, जिसकी टहनियां हवा में अजीब तरह से हिल रही थी। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। मन में एक अनजाना डर समा गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ज्यादा सोच रहा हूं, और वह आगे बढ़ गया। राहुल एक नजदीकी होटल से खाना लेकर निकला। रास्ते में एक शराब की दुकान से उसने एक बोतल ले ली। घर पहुंचकर वह सीधा किचन में गया। एक गिलास निकाला, बोतल खोली, थोड़ा पानी मिलाया और धीरे धीरे पीने लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। राहुल एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर जाता है। जैसे ही उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे के ऊपर जाती है, वो देखता है कि वहां एक छोटा सा कबाड़ खाना बना हुआ है। वो पास रखे एक टूल को उठाता है और उस पर चढ़कर कबाड़ को खोलने की कोशिश करता है। कबाड़ का दरवाजा खुलते ही उसके अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। वहां कुछ जले हुए कपड़े और फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इन्हीं टुकड़ों के बीच उसे एक पुराना फोटो फ्रेम भी दिखाई देता है। राहुल धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर वो फोटो उठाता है। जैसे ही वो तस्वीर को ध्यान से देखता है, उसमें एक कपल की मुस्कुराती हुई फोटो नजर आती है। तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर हल्की चिंता और बेचैनी की लकीरें उभर आती है। कुछ पल उस फोटो को देखने के बाद वो उसे वापस वहीं रख देता है और कबाड़ को बंद कर देता है। फिर वो दरवाजा बंद करता है और वापस आकर ड्राइंग रूम के कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाता है। राहुल अब थक चुका था। तभी उसके कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। फिर उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ी। बाहर हल्की रोशनी में किसी की परछाई दीवार पर सरक रही थी, इधर उधर, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। राहुल का गला सूखने लगा। कान में कोई फिर कुछ कह रहा था, लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी देना चाह रहा हो। उसका डर अब हद पार कर चुका था। हाथ कांपते हुए उसने अपना फोन उठाया और उमेश को कॉल किया।
भाई, लगता है मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा। तेरे इस घर में कोई है? उमेश ने गहरी सांस ली और बोला, भाई, तूने पी रखी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जा। और उसने फोन काट दिया। अब राहुल अकेला था। घर में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन अब सन्नाटा भी डराने लगा था। उमेश का फोन कटते ही राहुल की घबराहट और बढ़ गई। उसने बिना पानी के ही शराब पीनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में आधी बोतल खत्म हो गई, लेकिन नशा जैसे छू भी नहीं रहा था उसे। शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसका मन डर और बेचैनी से और भारी होता जा रहा था। कानों में अब भी फुसफुसाहट गूंज रही थी, पर राहुल उन्हें अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। वह खुद को संभालना चाहता था, लेकिन जैसे ही थोड़ी हिम्मत जुड़ने लगी, बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब आवाजें और ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। कोई धीरे धीरे बिल्कुल पास आकर बात करने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने झट से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। उसने कदम बढ़ाए और जैसे ही वह कमरे के कोने में पहुंचा, अचानक सामने कोई आकृति आ गई। आखिर तू आ ही गया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि तू ही मुझे पक्का इंसाफ दिलाएगा। राहुल का दिल बैठ गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। मोबाइल लुढ़कता हुआ कमरे के कोने में जाकर रुक गया और उसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी। राहुल ने देखा, जमीन पर कुछ था, एक सूखा हुआ खून का दाग। ध्यान से देखने पर साफ लग रहा था कि वो खून ही था, जिसे कभी पूरी तरह साफ नहीं किया गया था। अब राहुल की आंखों के सामने सब कुछ चलचित्र की तरह चलने लगा। उस जगह पर जहां मोबाइल गिरा था, वहीं पर एक औरत चिल्लाती है और एक आदमी गुस्से में कांपते हुए चाकू उठाता है। तू मेरी बात कभी नहीं मानती, वह चिल्लाता है और फिर चाकू उसकी गर्दन पर चलता है। एक औरत गिरती है। राहुल की आंखें फटी रह जाती है। औरत वहीं ढेर हो जाती है। खून बहता है। बिल्कुल उसी जगह पति कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर जल्दी जल्दी सोचने लगता है। वह दौड़कर स्टोर रूम से मिट्टी का तेल लाता है और शव पर छिड़क देता है। लाइटर जलाता है। आग की लपटें उठती है। राहुल की आंखों में यह सब किसी भूत की तरह चल रहा था, जैसे वह उस समय में खड़ा हो, गवाह बनकर, और अचानक सब गायब हो जाता है। कमरे में फिर से अंधेरा, सन्नाटा। राहुल हाँफ रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था, यह घर सिर्फ घर नहीं है, यह किसी की चुप चीखों से भरा एक कैदा खाना है। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और उमेश को कॉल किया। The customer you're trying to reach is not available. Please call back 19T2. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. तूने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुझे मैंने ही यहां बुलाया था। कौन हो तुम? और तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मुझे कैसे पहचानती हो? तूने मुझे शायद पहचाना नहीं। कैसे पहचानता? जब जरूरत थी तब मैं याद आती थी, लेकिन जब जरूरत खत्म हो गई तो मैं कौन, ये सवाल भी नहीं रहा तुम्हारे लिए। तुम्हें आशा याद है, जिसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे तुम? एक बार भी पलटकर नहीं देखा था कि मैं जिंदा हूं या मर गई। आशा कौन थी? राहुल से उसका क्या रिश्ता था? उसकी मौत कैसे हुई? और अब वो राहुल को उसका जिम्मेदार क्यों मानती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार या सुझाव है, तो हमें जरूर मैसेज करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारी कहानियों को और बेहतर बनाने में मदद करती है।